नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने वादा किया था, तो आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहली क्लास होगी और इस क्लास में हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आप भी एक बढ़िया सी कॉपी ले लो और कॉपी में आप भी नीट एंड क्लीन नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपके नोट्स जब आप रिवाइज करो तो आपको भी मजा आए रिवाइज करने में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बेसिकली होता क्या है और हम ये सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ते क्यों हैं। तो आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो, जैसे आपका घर है, या फिर ये पेन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये चेयर है, या फिर ये मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल है, ये सर सब के सब किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं। और जब हम इन मटेरियल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ लोड बियरिंग के लिए, कि ये कुछ ना कुछ लोड आएगा इनके ऊपर और इस लोड को ये सेफली सस्टेन कर सकें, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है इनकी स्ट्रेंथ का पता होना। तो इसी से ये वर्ड आया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो अगर मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ तो इस चेयर के वेरियस पार्ट्स के ऊपर अलग अलग लोड आ रहा होगा, और हम इस चेयर को किसी भी और मटेरियल से नहीं बना सकते। जैसे मैंने रबर से बना दी, ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बेंड कर जाएगी और ये उतना लोड नहीं ले पाएगी, क्योंकि इसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हमें यही पढ़ना होता है कि अलग अलग मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1.1, राइट डाउन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली यही लिखेंगे कि एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, मैंने चेयर के एग्जांपल से ये डिस्कस किया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम अलग अलग मटेरियल्स की स्ट्रेंथ और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, सो दैट जब हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाएं, जैसे चेयर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो इनको बनाते टाइम हमें पता रहे बेसिकली जिस मटेरियल से बनाई जानी है वो मटेरियल की बिहेवियर कैसा होगा जब इस मटेरियल के ऊपर लोड आएगा। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का बिहेवियर देखते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड या ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के भी कई सारे पार्ट हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं। तो मैकेनिक्स का बेसिकली मतलब होता है कि फोर्स आने पे मटेरियल का बिहेवियर कैसा होगा। यहाँ पर हम जो मटेरियल कंसीडर करते हैं वो इस तरह का करते हैं कि इस मटेरियल का कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इसके। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हुआ, समझ में आया आपको? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हुआ कि लोड एप्लीकेशन के ऊपर इस मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी डक्टिलिटी है, कितना इसका डिफॉर्मेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता क्या है। सो राइट डाउन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज दैट ब्रांच of applied mechanics, that branch of applied mechanics that deals with behavior of solid bodies subjected to various types of loading, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम सॉलिड बॉडीज की बात करते हैं। अगर हम फ्लूइड की बात करेंगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, और सॉलिड बॉडीज यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे दीज आर डिफॉर्मेबल, यानी अगर इनके ऊपर लोड आया तो ये डिफॉर्म होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूबिकल एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर कंप्रेसिव फोर्स आई तो इसका थोड़ा बहुत कंप्रेशन होगा, ठीक है, ये बिल्कुल रिजिड बॉडी की तरह काम नहीं करेगा। तो मैकेनिक्स के अंदर तीन और ब्रांचेस हैं, एक तो हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स,
यहाँ पर हम लिक्विड्स और गैसेस, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर लिक्विड्स और गैसेस यानी जो भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उनके ऊपर स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच हो जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि हम आज शुरू कर रहे हैं, और तीसरी ब्रांच हो जाएगी मैकेनिक्स के अंदर ही, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बीच में इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड बॉडी रहेगी और यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड रहेंगे। फ्लूइड के अंदर हम लिक्विड और गैसेस दोनों ही कंसीडर करते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट कब आएगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कब बोलेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बीच में अंतर करने का, डिफरेंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम डील करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज में, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारी बॉडीज होंगी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी इनके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम जीरो ही मानते हैं। तो रिजिड बॉडी किस तरह की होगी, जैसे यही क्यूब लिया हमने और इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाया, तो ये अगर मूव कर जा रहा है तो इसके अंदर का खुद का जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही कम है, और जो रिजिड बॉडी मूवमेंट हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे या हमारी बॉडी को कंसीडर करेंगे रिजिड बॉडी, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अंतर क्लियर है। फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में तो वैसे भी क्लियर ही था। ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि आप लिख लो, दिस फील्ड ऑफ स्टडी, दिस फील्ड ऑफ स्टडी is also called as solid mechanics, mechanics of materials। तो कई सारे नामों से जानते हैं इनको, सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में इसको मॉम बोल देते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट होंगे और इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम अलग अलग तरह की फोर्सेस अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इन सॉलिड बॉडीज का बिहेवियर कैसा होने वाला है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं। तो बेसिकली हम फोर्सेस का बिहेवियर शो करने जा रहे हैं ना। तो 1.2 नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखते हैं, व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड व्हाट आर द इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो आप भी बढ़िया से अच्छी सी नोटबुक लेके बढ़िया से हेडिंग बना के अच्छी अच्छी सुंदर राइटिंग में अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करना, वो सबसे ज़्यादा काम आएंगे ना। एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस। तो देखो, हमारे जो भी बॉडी रहेगी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई की जाएंगी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ही आसान है समझना, जो भी बाहर से एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है, जैसे ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर मान लो हम बैठ गए या फिर हमने कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो इसके ऊपर किस तरह से आएगा, एज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो बाहर से जो भी फोर्सेस लगाई जा रही हैं तो किसी भी तरह की हो सकती हैं, ऑल दोज फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक बार लिया, ठीक है, एक प्रिज्मेटिक बार लिया और इस प्रिज्मेटिक बार के ऊपर हमने फोर्सेस लगा दिए P। तो दीज आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस। ये P फोर्स जो हो गई है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये जो बार होगा, क्योंकि ये टेंसाइल नेचर की है, इसको खींच रही है बाहर की तरफ, तो इस प्रिज्मेटिक बार के ऊपर अगर हमने टेंसाइल फोर्स लगा दी तो क्या होगा, ये खिंचेगा, इट विल एलोंगेट। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी आएंगे। अब इंटरनल फोर्सेस का कैसे पता चलेगा कितने आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। तो इंटरनल फोर्सेस मटेरियल के अंदर है,
तो इंटरनल फोर्सेस मटेरियल के अंदर होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये इंटरनल फोर्सेस का हमें पता कैसे चलेगा कि कितने इंटरनल फोर्सेस हैं? तो एक काम करते हैं, इंटरनल फोर्सेस पता करने के लिए इतना बार हम कट कर देते हैं। जब हम कट करेंगे तभी तो ये इंटरनल फोर्सेस को देख पाएंगे। तो हमने इतना बार कट किया और इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। आई होप आपको पता होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हम शो करते हैं। नाउ सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी है कि ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। सबसे पहली बात ये बताओ कि ये जो बार था, ये जो ऑब्जेक्ट था, क्या ये इक्विलिब्रियम में था? क्या ये इक्विलिब्रियम में था? देखो यहां से भी पी फोर्स अप्लाई हो रही है और यहां से भी पी फोर्स अप्लाई हो रही है, दोनों तरफ से पी फोर्स इसको मिलके खींच रहे हैं। तो पी फोर्स, जितनी फोर्स यहां से खींच रही है उतनी ही फोर्स यहां से खींच रही है। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा इसके ऊपर? 0। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का समेशन 0। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, सो वाई डायरेक्शन में भी सारी फोर्सेस का समेशन 0। और समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज ऑल्सो 0। तो जो भी कोई मोमेंट वगैरह आ रहे होंगे वो भी 0 हो जाएंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो टू डायमेंशंस में अगर देखा जाए तो ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अब आपको ये बताना है कि ये वाली जो हमारी बॉडी थी जिसकी बात हम कर रहे थे, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी या नहीं थी? बिल्कुल डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में थी। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इतना पार्ट हमने कट किया, ये वाला पार्ट हमने कट किया और इस पार्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस शो कर देते हैं। अब ये बताओ, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है क्या ये इक्विलिब्रियम में है? इज दिस इन इक्विलिब्रियम और नॉट? तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेट रिजल्टेंट पी फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में खींच के ले जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होने लग जाएगा। तो ओरिजिनल बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में थी तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पर हमने ये कट लगाया है ना, कट किया है, इस जगह पर एक इंटरनल फोर्स भी एक्ट हो रही थी जिसको हमने शो नहीं किया। तो इंटरनल फोर्स को मैं बना देता हूं यहां पर येलो कलर से। तो अब ये इंटरनल फोर्स तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में शो नहीं करते, लेकिन हमने क्या किया है, इस पार्ट को कट कर दिया है। तो जब हमने इस पार्ट को कट करके दिखा रहे हैं ना, तो कट करके दिखाने में यहां पर जो इंटरनल फोर्सेस थी, अब ये इंटरनल फोर्सेस बाहर आ गई हैं। ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो गई है इसके लिए, इस बॉडी के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम में इसके लिए ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई है। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई है तो इंटरनल फोर्स एक्सपोज हो चुकी है, बाहर दिखाई देने लगी है, तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इसको हमने शो कर दिया। अब क्योंकि ओरिजिनली ये इक्विलिब्रियम में था पार्ट, यहां पर भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो यानी इस पी फोर्स को, यानी पी एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहां पर जो इंटरनल फोर्स आएगी इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड भी P के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर P के बराबर है देन ओनली दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड इंटरनल फोर्स का होगा इस कंडीशन के अंदर, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाली फोर्स कितनी आ गई है? ये वाली फोर्स आ गई है P एंड दिस इज इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इंटरनल फोर्स कैसे आ गया? एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, हमने सेक्शन यहां से कट किया था, अगर हम यहां से कट करते तो इंटरनल फोर्स कुछ और होता क्या? या यहां से कट करते तो इंटरनल फोर्स कुछ और होता क्या? या यहां से कट करते तो इंटरनल फोर्स कुछ और होता क्या? हर जगह पर इंटरनल फोर्स P ही आता। इस पर्टिकुलर केस में हर जगह पर इंटरनल फोर्स P आता, यानी कि जितनी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी है दोनों तरफ से, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर भी सेम इंटरनल फोर्स जनरेट हो चुकी है। तो यानी ये जो एक्सटर्नल फोर्स P थी, इतनी ही इंटरनल फोर्स थ्रू आउट द बॉडी जनरेट हो गई है। इज इट क्लियर और नॉट?
किसी भी चीज़ में दिक्कत आए तो आप कमेंट में डाल देना और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया था, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। बचा हुआ दूसरा पार्ट, चलो बचा हुआ दूसरा पार्ट यहाँ पर बना देते हैं। नाउ इस पार्ट पर देखते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स थी P। अब इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, रेड कलर से शो कर देता हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स थी P इस पर। अब आपको बताना है क्या यहाँ पर भी इस पर कुछ इंटरनल फोर्स होगी, तो यहाँ पर भी इस पर इंटरनल फोर्स आ रही होगी P, और जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो इसको भी इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए, ये वाला जो पार्ट है इसको भी इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, नाउ ये जो येलो वाली फोर्स इस पार्ट पर है, ये कौन लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट था ना यहाँ पर जहाँ से हमने कट किया था, ये वाला हिस्सा इसको इधर खींच रहा है। अगर मैंने इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाई, तो अगर मैं इतना हिस्सा कट करके देखूं, इतना हिस्सा, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर P फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले हिस्से के ऊपर P फोर्स इस डायरेक्शन में कौन लगा रहा है, ये वाला पार्ट है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ से खींच रहा हूँ और यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इस पे P फोर्स यहाँ से लग रहा है जो कि ये वाला पार्ट लगा रहा है। सिमिलरली इस वाले पार्ट के ऊपर P फोर्स इस डायरेक्शन में P फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाली जो P फोर्स अप्लाई हो रही है इस वाले पार्ट के ऊपर, ये कौन लगा रहा है, ये वाला पार्ट लगा रहा है। और इस वाले पार्ट के ऊपर जो P फोर्स ये अप्लाई हो रही है, ये वाली, ये कौन लगा रहा है, ये वाला हिस्सा लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर P फोर्स लगा रहे हैं और ये टेंशन आ रही है। ठीक है, तो जो पुल कर रहा है वही टेंशन है। तो इसके ऊपर भी P फोर्स टेंशन आ रही है, इसके ऊपर भी P फोर्स टेंशन आ रही है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें समझी। एक तो चीज ये थी कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उतनी ही इंटरनल फोर्स पूरे के पूरे बार में डेवलप हो रही है। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम देखा तो इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस पार्ट पे P फोर्स लगा रहा है ये वाला हिस्सा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इसके ऊपर P फोर्स लगा रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट। राइट, ठीक है, तो ये था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली हेडिंग आप डालो 1.3 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रेसेस होता क्या है। स्ट्रेस होता क्या है। अब जैसे कि आपने इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डेवलप हुई इंटरनल फोर्स। नाउ ये जो इंटरनल फोर्स है ये इसके पूरे के पूरे एरिया पर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो हो गई लेंथ की डायरेक्शन, है ना। लेंथ की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर जो एरिया आपको दिखाई देगा, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से ही ये ट्रांसफर हो रही है फोर्स, है ना, थ्रू आउट द सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर स्ट्रेस आ रही होगी। ये स्ट्रेस होता क्या है, तो स्ट्रेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये बॉडी थी डिफॉर्मेबल, तो इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। तो जब हमने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाई तब इसकी कुछ लेंथ चेंज होगी, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ बढ़ रही है। और अगर हम इस पर कंप्रेशन लगाते हैं तो कंप्रेशन लगाने की वजह से इसकी लेंथ कुछ कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्या ये मटेरियल इस लेंथ के इंक्रीज होने और इस लेंथ के डिक्रीज होने को रेजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है रेजिस्ट? अगर हमने, ध्यान से सुनना, अगर हमने इसके ऊपर कोई टेंसाइल फोर्स लगाई, तो टेंसाइल फोर्स लगाई थी हमने एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वजह से, फोर्स की वजह से इसका कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये मटेरियल कोशिश कर रहा है कि इस डिफॉर्मेशन को मैं रेजिस्ट करूं, रोकूं, या फिर जितना भी डिफॉर्मेशन है होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा? ये मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है डिफॉर्मेशन के लिए। जब मैं इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी टेंसाइल फोर्स लगाई और ये बस खींचा चला गया।
इसने रेजिस्टेंस ऑफर किया। तो ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया? इस मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हुई। वो स्ट्रेसेस क्या कर रही हैं? इसके डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रही हैं। तो जो इंटरमोलिक्यूलर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आया स्ट्रेस क्या होता है। दोबारा से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। इस मटेरियल के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता ही नहीं चला जाएगा। इस डिफॉर्मेशन को ये मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट कैसे कर रहा है? इस मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं कि वो कंप्लीटली डिफॉर्म नहीं होना चाह रहे, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, आई होप स्ट्रेस की डेफिनेशन क्लियर है। लिख लेते हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन, राइट डाउन। दीज आर द इंटरनल resistances, yeah, these are the internal resistance developed in the body as resistance to deformation against applied एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हमने अप्लाई की, उसके अगेंस्ट जो मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्म करना चाह रही थी, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए अंदर मटेरियल के अंदर जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत अलग अलग तरह का होता है, ये सारे के सारे टाइप्स हम देखेंगे, स्ट्रेसेस के टाइप्स भी देखेंगे हम। पर पहले देखते हैं स्ट्रेस की यूनिट। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है स्ट्रेस की न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जनरली यूज्ड यूनिट है ना। हम मेगा पास्कल भी बोल देते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही हम मेगा पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। और अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो, 1 न्यूटन में कितने किलो न्यूटन हो जाएंगे? 1 न्यूटन में 10⁻³ किलो न्यूटन हो जाएंगे। और 1 mm स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर हो जाएंगे? तो 1 mm में 10⁻³ मीटर, ये तो 1 mm हो गया, और दूसरा mm अगेन 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन आने चाहिए, थोड़े थोड़े बेसिक कन्वर्जन्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेस क्लियर है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देख लेते हैं आप। तो स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं ये भी देख लेते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो स्ट्रेस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं हम। ठीक है, स्ट्रेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें, एक तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा हो गया हमारा टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब आप सबको पता होगा, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, है ना। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो दीज टू आर नॉर्मल टू ईच अदर, दे आर नॉर्मल। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस कैसी स्ट्रेस होगी कि जो एरिया की बात कर रहे हैं हम, जिस एरिया पे स्ट्रेस एक्ट कर रही है, उससे स्ट्रेस कैसी होगी? स्ट्रेस होगी नॉर्मल, उससे परपेंडिकुलर। तो इस एरिया पर जो स्ट्रेस परपेंडिकुलर होगी, उसे स्ट्रेस को कहेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगी? टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगी इस एरिया के ऊपर स्ट्रेस टेंजेंट के फॉर्म में हो जाएगी। टेंजेंट मतलब इसके पैरेलल, इस एरिया के पैरेलल। तो या तो इस डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकता है। ठीक है, इन 2 डायरेक्शन में, या फिर ऐसे और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। नॉर्मल तो बस परपेंडिकुलर होगी,
तो परपेंडिकुलर या तो कंप्रेशन होगी या टेंसाइल होगी। तो नॉर्मल को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल को फर्दर हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो जाएगी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी हो जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, अगर आपको लिखने में कुछ परेशानी हो गई हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी हो जाएगी बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस भी। टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसी होगी? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन या टेंजेंट टू द क्रॉस सेक्शन। इसको शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। सो टेंजेंशियल हो जाएगी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। चलो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस समझते हैं, बहुत इजी है। जैसे हमारे पास ये बार था, एक प्रिज्मेटिक बार है, इसके ऊपर हमने या तो टेंशन लगा दिया या इसके ऊपर कंप्रेशन लगा दिया। तो इस टेंशन या कंप्रेशन की वजह से हुआ क्या, इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस आ गई। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से आप हर एक पॉइंट पे, हर किसी भी मॉलिक्यूल पे आप देखोगे, किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो सेम स्ट्रेस आएगी। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आती किसकी वजह से है? आएगी किसकी वजह से? एक्सियल फोर्स की वजह से। इट विल कम ड्यू टू एक्सियल फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स की वजह से आ गई। एक्सियल फोर्स क्या होगी? जो कि इसकी एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। ठीक है, दिस इज एक्सियल फोर्स। और ये जो स्ट्रेस होगी, मान लो हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जनरली हम सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को, तो यहां पर लिख लेते हैं इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिग्मा से या फिर एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। एक मिनट, सिग्मा या फिर हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया तो ये हो जाएगा एक्सियल फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट। जैसा कि हमने देखा था, न्यूटन क्या हो गई? फोर्स की यूनिट हो गई, और ये mm² क्या हो गई? एरिया की यूनिट हो गई। तो फोर्स पर यूनिट एरिया की यूनिट हो जाती है इसकी। तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा एक्सियल फोर्स की वजह से। ठीक है, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी बेंडिंग की वजह से। इट इज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की वजह से कैसे? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली इस तरह का मोमेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट देखेंगे अगले चैप्टर में, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेंड करना मतलब इसको बेंड करना, मोड़ना। ठीक है, तो इस मटेरियल को अगर हमने बेंड किया तो इसकी वजह से भी इंटरनल स्ट्रेसेस आ रही होती हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस हो जाएंगी बेंडिंग स्ट्रेसेस, और ये भी नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सेक्शन होती हैं। तो जब ये इस तरह से बेंड हो रहा है तो आप देखोगे कि ऊपर वाले फाइबर थोड़ी सी लेंथ में छोटे होते जा रहे हैं जब ये ऐसे बेंड हो रहा है, और नीचे वाले फाइबर पे खिंचाव आ रहा है, ये लॉन्ग हो रहे हैं। देखो, ठीक है, आप अभी बेंड वाली पोजीशन में देखो, आप बताओ ऊपर वाले फाइबर की लेंथ, जो ऊपर वाला जो फाइबर है इसकी लेंथ और नीचे वाले फाइबर की लेंथ दोनों देखना, ऊपर वाले फाइबर की लेंथ कम हो गई है और नीचे वाले फाइबर की लेंथ इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है? लेंथ कम क्यों हो रही है? कंप्रेशन आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे वाली की लेंथ बढ़ क्यों गई है? यहाँ पर टेंसाइल आ रहा है। तो कंप्रेशन और टेंसाइल दोनों एक साथ आ रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन आ रहे होते हैं क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर ही। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इससे परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे, अभी बस ऐसी जानकारी के लिए आप लिख लो बेंडिंग मोमेंट इनटू वाई। वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इस पर अपना दिमाग मत लगाना ज़्यादा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो डोंट अप्लाई ब्रेन ऑन दिस। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद कर लेना, अभी स्ट्रेस क्या होता है, जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हम लेटर देखेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे इसको। तो अभी ज़्यादा जोर मत देना दिमाग पे। ठीक है, चलिए आते हैं टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। देखो, शियर का मतलब क्या होता है? शियर होती है
अच्छा, इसका भी थोड़ा सा डायग्राम और बना देते हैं, 1 मिनट रुकना, इन पर चलने से पहले। एक्सियल फोर्स कैसी हो गई, जैसे हमारे पास ये बार था ना, इस बार के ऊपर अगर हमने सीधे सीधे अलोंग द एक्सिस फोर्स लगा दी, ठीक है, तो ये फोर्स हो गई पी, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो कि अभी लाइन की तरह से दिख रहा है, ऐसे देखेंगे तो ये लाइन की तरह से दिख रहा है ये एरिया, और जब ऐसे देखेंगे तो पूरा एरिया दिखाई देगा, ठीक है। तो फोर्स किस एरिया पर एक्ट कर रही है, ठीक है, ये वाला एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा। और ये वाली जो बेंडिंग है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की वजह से इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हो, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट m अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो F इक्वल टू my/I। नाउ अब आते हैं हम डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस पे। तो डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस ये किस वजह से आएगी, इट विल बी ड्यू टू शीयर फोर्स। शीयर फोर्स क्या होती है, शीयर फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट हो रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मैंने फेविकॉल से यहाँ चिपका दिया, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, सबके सब इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बॉक्स को मैंने क्या किया, फेविकॉल से यहाँ चिपका दिया, इस पर चिपका दिया, बढ़िया से अच्छे से फिक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर मैंने फोर्स लगाई तो क्या ये सरकेगा, नहीं सरकेगा। ये जो फोर्स अप्लाई की गई है ये इसके पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, ये वाले सेक्शन से पैरेलल है। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स होगी शीयर फोर्स, इसको टेढ़ा करने की कोशिश करेगी, इसका जो शेप है शेप चेंज करने की कोशिश करेगी। तो ये वाली जो फोर्स होती है ये होती है शीयर फोर्स। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगा दी यहाँ पर, मान लो F फोर्स, और यहाँ पर नीचे से F फोर्स लगा दी, क्योंकि जब हमने इसको चिपकाया था तो अगर F फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये ज़मीन से चिपके होने की वजह से चल नहीं पाएगा आगे, और आगे चल नहीं पाएगा इसका मतलब पीछे की डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट हो रही है, और वो कहाँ से हो रही है, ये ज़मीन से एक्ट हो रही है। तो इस फोर्स को हमने दिखा दिया यहाँ पर ये, ठीक है। तो दोनों ही सरफेस के पैरेलल लग रही हैं, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से डिस्टॉर्ट कर देगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, ठीक है, ये इस तरह से इसको टेढ़ा कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रबर की बात करें तो जब मैंने यहाँ पर फोर्स लगा दी तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे टेढ़ा कर देगा, ठीक है, ऐसे करके, राइट। तो ये हो जाएगी शेयर फोर्स की वजह से ना। शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी, दिस विल बी टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना एरिया शेयर में आ रहा है वो वाला एरिया हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस, टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस हो जाएगी टॉर्जनल मोमेंट की वजह से। टॉर्जनल मोमेंट क्या होता है, टॉर्जनल मोमेंट होता है जब टॉर्क अप्लाई होता है। टॉर्क कुछ इस तरह की फोर्स होती है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक्सेस है ना, एक्सेस से इस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, ये लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉर्क। ये कहाँ पर आता है, जनरली ये शाफ्ट में आता है ना, इंजन की जो शाफ्ट होती है, या ज़्यादा आसान एग्जांपल दें तो मिक्सर की जो ब्लेड होगी ना, मिक्सर की ब्लेड और नीचे जो घुमा रहा होगा, मोटर लगी होगी। सो मोटर यहाँ पर है जो इसको घुमा रही है, और मिक्सर की ब्लेड इस पर टच है, तो ये इसको ऐसे में घुमा रहा है, तो इसके ऊपर आ रहा होगा टॉर्जन, ठीक है। तो ये मिक्सी आपने जनरली देखी होगी सब लोगों ने, तो इस तरह से टॉर्जन आ रहा होगा था, ठीक है। तो ये टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस ये आ जाएगी ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू टॉर्क, ठीक है। और यहाँ पर जो टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस आ जाएगी ये हो जाएगी टी आर अपॉन आई पी। नाउ ये सारे फॉर्मूले की अभी देखो, इस वाले फॉर्मूले को अभी इस फॉर्मूले का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले फॉर्मूले का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आसान है, ठीक है, ये समझ में भी आ गए होंगे। इन दोनों को हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है, ये वाला भी डिटेल में देखेंगे बाद में, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में, और ये टॉर्जनल स्ट्रेस वाले में देखेंगे, तो ये दोनों बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बेसिक बेसिक समझा दिया आपको, राइट। चलो, तो ये स्ट्रेसेस आपको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, आई थिंक स्ट्रेस इज क्लियर। अब स्ट्रेन पे चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू द स्ट्रेन। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को हम जनरली एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन से।
पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो बाद में देखेंगे, वो शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया हमने। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, वापस से चलते हैं अपने इस मेंबर के ऊपर, इस मेंबर को देखते हैं। अगर हमने इस मेंबर के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, सो अगर हमने नॉर्मल फोर्स अप्लाई की है, सो नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इलोंगेट होगा। मतलब हमने टेंशन फोर्स अप्लाई की है, सो टेंशन फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये इलोंगेट होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर हमने इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स अप्लाई की है, तो कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इसकी लेंथ रिड्यूस होगी, है ना, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो लेंथ में जितना चेंज आ रहा है उसको भी तो एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। तो लेंथ में जो चेंज आ रहा है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेन के टर्म्स में। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जो भी ओरिजिनल लेंथ थी उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्ट्रेन मिल जाता है। तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, तो स्ट्रेन बेसिकली हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी लेंथ की यूनिट है और ये भी लेंथ की यूनिट है, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, तो ये यूनिटलेस हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हम लिख लेते हैं, व्हाट इज स्ट्रेन, राइट डाउन, इट इज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ produced by the external force in the member, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रेन। और स्ट्रेन विल बी, स्ट्रेन की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, यूनिट्स लिख लेते हैं, यूनिट्स, इसको mm पर mm में लिख लेते हैं कई बार, ठीक है, या फिर नो यूनिट ना, या फिर परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं। mm पर mm भी का भी मतलब एक तरह से वही हो गया, नो यूनिट, या फिर परसेंटेज में, जैसे कि सपोज 0.002 mm पर mm है, ठीक है। तो इसको हम अकेला स्ट्रेन 0.002 भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 mm पर mm हो गई, या स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 अकेला, कोई यूनिट नहीं, या फिर स्ट्रेन 0.2%, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन के टाइप्स देखने से पहले आप एक नोट लिख लो, नोट लिख लो, राइट डाउन, स्ट्रेन इज the fundamental behavior of material while stress is a derived concept, देखो स्ट्रेस डिराइव्ड कॉन्सेप्ट कैसे है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने अप्लाई किया था फोर्स, ठीक है, और आपको दिखाई क्या दे रहा है, स्ट्रेस दिखाई तो दे नहीं रहा, ठीक है। तो आपने फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है, आपने उसको एरिया से डिवाइड किया, तो इस कैलकुलेशन के बाद आया है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हुआ है, एक डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फोर्स से डिराइव होके आया है। लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो स्ट्रेन तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, इसको डेराइव करने के लिए कुछ जरूरत थोड़ी है, ये तो फंडामेंटल बिहेवियर हो गया मटेरियल का, कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे ये आपको स्ट्रेन दिखाई देगा, इसकी चेंज इन लेंथ दिखाई देगी। तो स्ट्रेन विल बी विजिबल टू यू, है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपका। और जो स्ट्रेस होगा ये आपको फोर्स अपॉन एरिया से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन स्ट्रेन सामने सामने से दिखाई दे रहा है। ओके चलिए, तो स्ट्रेन ये हो गया। अब आगे चलते हैं, पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देख लेते हैं। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो स्ट्रेन ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके में, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेन, एंड देन नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन। तो फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेन एंड नेक्स्ट वन इज शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन।
ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेन, मान लो हमारे पास ये एलिमेंट था, ये एक मेंबर था, एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया P। मान लो यहाँ पर ये फिक्स्ड था, ठीक है, फिक्स्ड होने का सिंबल ये होता है, इस तरह से दिखा दिया, मतलब ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड है और इधर से हमने P लगा दिया। तो अगर मैंने इसको एक दीवार के साथ चिपका के रखा हुआ है, ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से P फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर भी अपने आप ही P फोर्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अपने आप ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर फिक्स्ड है। अब हुआ क्या, जब फोर्स अप्लाई की तो इसकी कुछ लेंथ चेंज हो गई, है ना, टेंसाइल फोर्स अप्लाई की है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, ये जो लेंथ में इंक्रीज आया है, चेंज आया है, दिस इज डेल्टा एल। और ये कौन सी फोर्स की वजह से आया है, ये नॉर्मल फोर्स की वजह से आया है। नॉर्मल फोर्स की वजह से चेंज इन लेंथ आया डेल्टा एल, और जो ओरिजिनल लेंथ थी इससे हम डिवाइड कर देंगे एल लेंथ से। सो एल वाज ओरिजिनल लेंथ, उससे डिवाइड किया तो ये आ गया नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक, सो नॉर्मल स्ट्रेन। अगला है शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था, इसको मान लिया हमने ज़मीन पर फिक्स करके रखा हुआ है। तो जब इसको ज़मीन पर फिक्स करके रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखी है, दिस इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ये पी फोर्स लगा रखी है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये इस तरह से इसका एंगल चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बन गया है ये हो गया फाई। फाई या फिर गामा भी बोल सकते हैं। तो फाई क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, या फिर यहाँ पर ये जितना डिस्टॉर्ट हुआ शियर की वजह से जो एंगल चेंज हो गया है, दिस इज डेल्टा, ठीक है, एल, और ये था ओरिजिनल लेंथ एल, ठीक है। तो ये जो एंगल चेंज हो जाएगा टेन फाई, टेन फाई भी फाई के बराबर ही होगा क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। सो दिस विल बी द शियर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन भी आपको सारे के सारे क्लियर हो गए हैं ना। स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि सामने सामने से दिखाई दे रहा है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इतनी ये जो स्ट्रेन आ रही होगी ये आपको दिखाई देगी। पर ये आप मेजर कैसे करोगे, मेजर करने के लिए क्या होगा, आपके पास एक डिवाइस होगा। सो डिवाइस से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट एरिया से, ठीक है। तो स्ट्रेन स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है, लिख लो एक पॉइंट करके, राइट डाउन, नॉर्मल स्ट्रेन, normal strain is measured by extensometer, एक्सटेंसोमीटर, या फिर इसको स्ट्रेन गेज भी कहते हैं, स्ट्रेन गेज भी कहते हैं, या फिर हम स्ट्रेन रेजिस्टर भी कहते हैं, स्ट्रेन रेजिस्टर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए स्ट्रेन रेजिस्टर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसकी वर्किंग की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेन रेजिस्टर भी कहते हैं। चलो, तो हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस और टॉर्जनल स्ट्रेसेस ये हम बाद में आराम से डिटेल में देखेंगे, उनको अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो आज जो भी थ्योरी पढ़ी थी उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं 27 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो ये जो 27 क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, ये सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। तो इसमें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चंस हैं, प्लस एसएससी जेई के भी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the ratio of change of dimension of the body to the original dimension is known as। तो चेंज ऑफ डायमेंशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉडी थी, इसके ऊपर अगर हमने टेंसाइल फोर्स लगाई और इसकी लेंथ में कुछ चेंज हुआ, लेट अस से डेल्टा एल चेंज हुआ, तो चेंज इन डायमेंशन हो गया डेल्टा एल और ओरिजिनल डायमेंशन था एल, सो डेल्टा एल बाय एल, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो ये जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं हम आप इसको, लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं।
अगर मान लो ये जो हम डायमेंशन देख रहे हैं ये लेटरल डायमेंशन का चेंज देख रहे हैं, तो लेटरली मान लो इसकी थिकनेस रिड्यूस हो गई या थिकनेस इंक्रीज हो गई या फिर इसकी जो विड्थ है वो रिड्यूस हो गई या इंक्रीज हो गई, तो लेटरल डायमेंशन में जब चेंजेस देखेंगे तो इसे कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। सो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, अगर ये सिलेंड्रिकल शाफ्ट हुई तो डायमीटर में चेंज हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, या फिर लेटरल स्ट्रेन को हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ, या फिर लेटरल स्ट्रेन ये भी हो सकता है चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल थिकनेस। ये सब कुछ स्ट्रेन ही होगा, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन हो सकता है या फिर लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। The stress introduced in a body when subjected to two equal and opposite forces which are acting tangentially across the section। तो जैसे कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं जो कि टेंजेंशियली एक्ट कर रही हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया है इसके ऊपर टेंजेंशियली और इसके ऊपर भी टेंजेंशियली इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक ऊपर एक नीचे इस तरह से, तो ये प्रोड्यूस करती हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। हमने जो एग्जांपल देखा था पढ़ते टाइम वो इस तरह से देखा था कि यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रही थी, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रही थी, तो ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, तो इनकी वजह से आएंगे शेयर स्ट्रेसेस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एक्सियल डायरेक्शन में अगर चेंज इन लेंथ हो रहा है ना, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ थी एल, तो ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, strain in a direction at right angles to the direction of applied force is known as। तो applied force की डायरेक्शन जो है let us say वो ये रही applied force की डायरेक्शन। अब इस applied force की डायरेक्शन के नॉर्मल या राइट एंगल पे जो स्ट्रेन आ रही है, तो राइट एंगल पे कैसे आ सकती है स्ट्रेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई की, टेंशन फोर्स अप्लाई की, तो टेंशन फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसकी जो विड्थ है और इसकी थिकनेस है वो रिड्यूस हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मान लो मैं इस पे कंप्रेशन अप्लाई कर दूं, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ रिड्यूस हो रही है, लेकिन जो लेटरल डायमेंशन है ये इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जब ऐसे कंप्रेस किया तो साइड साइड से ये बढ़ेगा, और जब ऐसे खींचा तो साइड से ये कम होगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन में यानी राइट एंगल पे जो स्ट्रेन हो रहा है, यानी जब इसको एलोंगेट किया तो फोर्स के अलोंग तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इस तरह की स्ट्रेन को हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज और द नेचर ऑफ इंटरनल फोर्सेज डेवलप्ड इन अ बॉडी में बी। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा कि इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस भी जनरेट हो जाएंगी। तो मान लो अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स टेंशन की अप्लाई की तो इंटरनल फोर्स भी टेंशन की आ जाएगी, और अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेशन की अप्लाई की तो इंटरनल फोर्स भी कंप्रेशन की आ जाएगी। मान लो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अगर शेयर अप्लाई की तो इंटरनल फोर्स भी शेयर डेवलप हो जाएंगी। तो ये कुछ भी हो सकती हैं, चाहे ये टेंशन हो सकती है, कंप्रेशन हो सकती है, या फिर इंटरनल फोर्सेस शेयर भी हो सकती हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रेस इज, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड बाय नेबरिंग पार्टिकल्स ओवर ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर मैंने टेंशन फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे, इनके ऊपर भी खिंचाव आ रहा होगा, और ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए, इसी को ही तो हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ये स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इन पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस कॉल्ड एज स्ट्रेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रेस इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश द स्ट्रेस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो देखो अभी तक जो हम लोडिंग की बात कर रहे थे वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड था। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो मैंने एकदम से इम्पैक्ट की तरह नहीं लगाई, मैंने क्या किया, अभी जीरो है और धीरे धीरे मैंने इसको इलोंगेट किया, बढ़ाया, और फिर जो भी फोर्स अप्लाई करनी थी, पी फोर्स अप्लाई करनी थी, तो पी फोर्स तक ये ग्रेजुअली पहुंचा है। तो ग्रेजुअली जब अप्लाई करते हैं तब स्ट्रेस की वैल्यू होती है पी अपॉन ए। लेकिन यही आप सोचो अगर मैं इसके ऊपर इतनी ही फोर्स लगा दूं एकदम सडनली, है ना, झटके से लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगी डबल। तो ये तो था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से, लेकिन अगर मैंने सडनली अप्लाइड लोड लगाया, इस लोड को एकदम झटके से इम्पैक्ट की तरह लगाया, सडनली अप्लाई किया, तो स्ट्रेस हो जाएगी 2 टाइम्स द स्ट्रेस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड,
और करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस, है ना। इसको चाहे तो आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो नोट के फॉर्म में आप इस तरह से लिख लो, स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, suddenly applied load is twice the stress due to gradually applied load. Stress due to gradually applied load, right? So correct answer is C. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है? कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुल ऑफ 20 टन, तो 20 टन की फोर्स अप्लाई की है, इज सडनली अप्लाइड टू अ रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट देख लेते हैं, आंसर में टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सडनली अप्लाइड लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2P/A, 2 इंटू फोर्स, P कितना है 20 टन, डिवाइडेड बाय एरिया इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्ट्रेस इज एस व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड W ऑन इट, इफ द लोड इज अप्लाइड सडनली अप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से S थी, तो सडनली की वजह से 2S हो जाएगी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन SI यूनिट्स। अगर आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, अटेम्प्ट करना और फिर प्ले करके देख लेना आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन SI यूनिट्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगापास्कल। तो ये हमने बताया था, ये RCC में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये कन्वर्जन फैक्टर, है ना। इनको इंटरचेंजेबली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं RCC के अंदर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट इंटरनल फोर्स इन द बार इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। देखो, अभी तक हम जो देख रहे थे वहां पर हमने देखा था कि हमने बस एक ही फोर्स अप्लाई की थी, एक्सियल फोर्स थी, लेकिन एक ही एक्सियल फोर्स अप्लाई की थी। तो एक ही एक्सियल फोर्स अप्लाई करने की वजह से, जैसे मान लो यहां पर हमने 10 किलो न्यूटन की फोर्स अप्लाई की थी, तो एक्सटर्नल फोर्स जब 10 होती थी तो इंटरनल फोर्स भी पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी 10 किलो न्यूटन ही हो जाती थी। अगर एक्सटर्नल फोर्स हमने 20 किलो न्यूटन अप्लाई की थी तो पूरी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्स आएगी वो भी 20 किलो न्यूटन आ जाएगी। लेकिन तब क्या होगा, जब बॉडी के अलग अलग पार्ट पे भी बीच बीच में फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, जैसे यहाँ पर एक्ट कर रही है। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं क्या होगा, पहले इसको रब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। पहले तो ये फोर्सेस को ज़रा ठीक से बना देते हैं। यहाँ पर इस तरह से कंप्रेशन आ रहा है, ये 10 किलो न्यूटन की फोर्स है। यहाँ पर इस तरह से राइट हैंड की तरफ जा रही है, ये है 12 किलो न्यूटन की फोर्स। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है, ये है 15 किलो न्यूटन। और यहाँ पर राइट साइड में जा रही है, ये है 20 किलो न्यूटन की फोर्स, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से होगा क्या कि इतने पार्ट में, ये जो ब्राउन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, इतने पार्ट में फोर्स अलग आएगी। ये जो ग्रीन पार्ट से मैं शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट में फोर्स अलग आएगी। हर पार्ट में अलग अलग फोर्स आएगी, ठीक है। ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स अलग आएगी, इस पार्ट में फोर्स अलग आएगी, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट में फोर्स अलग आएगी, ठीक है। तो इन चारों के चारों पार्ट में अलग अलग फोर्स आएगी। कैसे आएगी, देखो इसको कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है। जैसे सपोज आपको ये ब्राउन वाले पार्ट में देखना है, तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन बना दिया, ऐसे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नाउ इस क्रॉस सेक्शन पे जितनी नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रही होगी, इस पूरे के पूरे ब्राउन पार्ट में उतनी ही फोर्स एक्ट हो रही है, क्योंकि एक फोर्स एक्ट हो रही है इस वाले पार्ट पे और एक फोर्स एक्ट हो रही है इस वाले पार्ट पे। इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्सेस में चेंज नहीं आएगा, सेम फोर्स रहेगी। तो हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि या तो हम राइट साइड से सारी की सारी फोर्सेस का समीशन करते आ जाएं इस सेक्शन तक, या फिर हम लेफ्ट साइड से सारी की सारी फोर्सेस का समीशन करते आ जाएं इस सेक्शन तक। दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर हम लेफ्ट साइड से समेशन करना चालू करते हैं तो यहाँ पर फिक्स्ड सपोर्ट के ऊपर कितनी फोर्स आ रही है ये हमको पहले से नहीं पता है, तो यहाँ से ना देखते हुए हम राइट साइड से समेशन करते हुए चलते हैं।
तो जब राइट साइड से समेशन करते हुए आ रहे हैं तो इस सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते हमें सिर्फ एक फोर्स मिली है, जो कि राइट साइड से चलते हुए आते में बस ये 10 किलो न्यूटन वाली फोर्स मिली है, और 10 किलो न्यूटन वाली फोर्स आ रही है क्रॉस सेक्शन की तरफ। तो एक चीज और आप ध्यान रख लो यहां पर कि अगर क्रॉस सेक्शन की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है तो ये हो जाएगी कंप्रेसिव, और अगर क्रॉस सेक्शन से दूर फोर्स एक्ट कर रही है, क्रॉस सेक्शन से अवे जा रही है, इसको पुल कर रही है, तो ये हो जाएगी टेंशन। ठीक है, तो ये वाली फोर्स कैसी है, इस वाले क्रॉस सेक्शन के तरफ जा रही है, इस वाले क्रॉस सेक्शन की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है कंप्रेशन। तो ये वाले सेक्शन पर आ गई 10 किलो न्यूटन कंप्रेशन। ठीक, अब ये ग्रीन वाले पे चलते हैं, यहां पर कोई भी क्रॉस सेक्शन लिया हमने, फिर से हम राइट साइड से सारी की सारी फोर्सेस का समेशन करते हुए आते हैं। तो राइट साइड से जब सारी फोर्सेस का समेशन करते हुए आ रहे हैं, हमको दिखाई दिया एक ये 10 किलो न्यूटन, ये है कंप्रेशन, और ये जो 12 किलो न्यूटन है ये इस सेक्शन से दूर जा रही है, दूर जा रही है, इसका मतलब ये हो गया टेंशन। तो 10 हो गई कंप्रेशन और 12 हो गई टेंशन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बचा, इन दोनों का रिजल्टेंट बचा 2 किलो न्यूटन इन टेंशन। ठीक है, 12 टेंशन थी और 10 कंप्रेशन थी, तो 10 कैंसिल आउट हो गया, उसमें से हट गया, बचा 2 किलो न्यूटन टेंशन। अब यहां तक इस वाले एरिया पर आते आते 2 किलो न्यूटन टेंशन का बचा, यहां पर पहुंचते हैं, रेड वाले में देखते हैं। तो रेड वाले में क्या था, 2 टेंशन, यहां पर ग्रीन तक क्या था, 2 किलो न्यूटन टेंशन आ चुका था, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 टेंशन था, और यहां पर 15 किलो न्यूटन कंप्रेशन। तो 2 है टेंशन और 15 है कंप्रेशन, बचा कितना यहां पर बचा 13 कंप्रेशन, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, यहां तक आते आते 13 कंप्रेशन हो गया है। अब इस वाले पार्ट पर चलते हैं, तो 13 कंप्रेशन यहां तक आ चुका है, अब यहां पर 20 टेंशन और है, तो 13 कंप्रेशन और 20 टेंशन, इन दोनों का रिजल्टेंट बचा यहां पर 7 टेंशन। ठीक है, तो सिंपली क्या करना था, जिस भी क्रॉस सेक्शन पे आपको फोर्स चाहिए, जैसे सपोज आपको ये वाले क्रॉस सेक्शन पे फोर्स चाहिए, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे फोर्स के लिए क्या करोगे आप, सारी की सारी राइट साइड से फोर्सेस का समेशन करते हुए आ जाओ, या लेफ्ट साइड से सारी की सारी फोर्सेस का समेशन करते हुए आ जाओ, उस सेक्शन तक कहीं से भी पहुंचोगे आपको सेम रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है ना, तो अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स लार्जेस्ट कितनी आ रही है, यहां पर 7, 13, 2, 10, इनमें से लार्जेस्ट हो गई 13, सो 13 किलो न्यूटन कंप्रेशन, दिस इज द लार्जेस्ट फोर्स। करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स पी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बार शोन इन द फिगर। तो इस बार का इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स पी कितनी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको आज की क्लास में ही कंडीशन बताई थी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में तो कोई फोर्सेस है नहीं, तो इसका तो कोई यूज़ नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मोमेंट वगैरह एक्ट हो रहे हैं, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। हमको सिंपली क्या करना है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमें पी फोर्स मिल जाएगी। नाउ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करने के लिए हमें डायरेक्शन डिसाइड कर लेनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, जो भी टुवर्ड्स द राइट फोर्स एक्ट हो रही है इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, और मान लेते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट जो भी एक्ट हो रही हैं इनको मान लेते हैं हम नेगेटिव। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्शन से आप ऐड करते हुए चले जाओ, पहले यहाँ से ऐड कर लेते हैं, चलो 50 किलो न्यूटन, तो 50 किलो न्यूटन जा रही है लेफ्ट की तरफ, इसको हमने नेगेटिव बोला, ये -50 हो गया। पी जो है वो भी लेफ्ट की तरफ ही जा रही है, तो ये भी -P हो जाएगा। 30 जो है 30 जा रही है राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा +30, और 40 भी जा रही है राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा +40। तो ये हो जाएगा सारी की सारी फोर्सेस का समेशन। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर 30 + 40 हो गया 70, 70 में से 50 चला गया, बचा 20, तो ये हो गया 20 - P इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचा हमारे पास P इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन की फोर्स आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी स्ट्रेन ही होता है, लेकिन इस स्ट्रेन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, नाउ मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर, रेजिस्टिव फोर्स इन द पार्ट BC। अब BC वाले पार्ट में यानी हमें अब इंटरनल फोर्स निकालनी है,
तो इंटरनल फोर्स के लिए कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, बीसी के अंदर आप कोई सा भी सेक्शन ले लो, उस सेक्शन तक या तो आप राइट साइड से फोर्सेस का समेशन करते हुए आ जाओ या लेफ्ट साइड से फोर्सेस का समेशन करते हुए आ जाओ, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों से ही निकाल लेते हैं, ठीक है, राइट साइड से निकालते हैं और लेफ्ट साइड से। चलो एक और चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, ये जो 130 है ये तो अब आप समझ गए हो कि ये टेंशन है क्योंकि ये सेक्शन से दूर जा रही है, और ये जो 450 है ये कंप्रेशन है क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेक्शन जा रही है। यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन होता है, टेंशन हम लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर, ठीक है, आरसीसी में उल्टा हो जाता है। कंप्रेसिव या कंप्रेशन फोर्स हम लेते हैं नेगेटिव, तो टेंशन पॉजिटिव लिया जाता है और कंप्रेशन नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर राइट साइड से चलें तो राइट साइड से हम देखेंगे कि प्लस 130 क्योंकि ये टेंशन है और माइनस 450 क्योंकि ये कंप्रेशन है। रिजल्ट आ गया 320 माइनस के साइन के साथ, और माइनस साइन का मतलब ये है कि ये है कंप्रेसिव, ठीक है। तो राइट साइड से जब देख रहे हैं तो माइनस का 320 आ रहा है कंप्रेसिव। लेफ्ट साइड से भी देख लेते हैं, सारी की सारी फोर्सेस का समेशन लेफ्ट साइड से करते हुए चलते हैं। तो लेफ्ट साइड से जब आप देख रहे हैं तो पहले दिखाई दे रहा है 45 का, और ये है टेंसाइल क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है, सेक्शन ये वाला सेक्शन है, इससे दूर जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 45। और ये जो 365 है ये टुवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है, सेक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये कंप्रेसिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगेन इन दोनों का जो आप समेशन करोगे ये आ जाएगा माइनस का 320, और ये माइनस साइन बता रहा है कि ये है कंप्रेसिव, तो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। तो चाहे आप लेफ्ट साइड से देखो चाहे आप राइट साइड से देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए 16 का आंसर हो गया। अब 17th पे चलते हैं। अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 400 mm स्क्वायर, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 400 mm स्क्वायर, इज लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो। द स्ट्रेस एट सेक्शन 11, तो ये सेक्शन 11 है, यहाँ पर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेस के लिए आप सिंपली क्या करोगे, ये जो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं ये डायरेक्ट फोर्सेज हैं, तो इस वाले पर आप इंटरनल फोर्स कैलकुलेट कर लो और उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो एरिया से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस। तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं। तो यहाँ पर 30 किलो न्यूटन कंप्रेशन का जा रहा है और 10 किलो न्यूटन जा रहा है टेंशन का। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बचा, ये बचा 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन, ठीक है। और चाहे यहाँ से देख लें, यहाँ पर 40 कंप्रेशन जा रहा है और 20 टेंशन जा रहा है। इन दोनों का भी रिजल्टेंट यहाँ तक आते आते, इस सेक्शन तक आते आते बचा 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, हमारे पास फोर्स आ रहा है 20 किलो न्यूटन और हमारे पास एरिया गिवन है 400 mm स्क्वायर। यहाँ पर जो यूनिट है ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 20,000 न्यूटन हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, P अपॉन एरिया, सो दैट विल बी इक्वल टू, फोर्स है 20,000 डिवाइडेड बाय एरिया इज 400, 2 0 से 2 0 गए, 200/4, ये हो गया 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज बी, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्ट्रेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड इज 2 times दैट ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो ये थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, 2 times हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अ स्क्वायर स्टील रॉड 20 mm इंटू 20 mm इन सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 20 mm इंटू 20 mm, इज टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, कैलकुलेट द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट दी हुई है सबकी, और यहाँ पर लोड तो दिया है चलो किलो न्यूटन में, लेकिन एरिया हमको मीटर में चाहिए, तो एरिया क्या हो जाएगा 20। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 10⁻³ इंटू 20 इंटू 10⁻³, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नाउ स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हमारे पास था 100 किलो न्यूटन, जिसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻⁻4, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻4 हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 2,50,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 20। अ स्टील बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 पाई दिया हुआ है mm स्क्वायर, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन, और आंसर दिया है मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल का मतलब क्या होता है, मेगा पास्कल होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
ठीक है। सो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, तो 40 किलो न्यूटन। नाउ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻³ यानी 40 इंटू 1000 कर देंगे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और 100 पाई ये हो जाएगा एम स्क्वायर में। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये हो जाएगा 400 अपॉन पाई मेगा पास्कल। 400 अपॉन पाई अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 127.23 मेगा पास्कल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 21। व्हेन अ माइल्ड स्टील बार ऑफ लेंथ L, width B and thickness T is subjected to a pull of P, it's, मान लेते हैं ये हमारे पास माइल्ड स्टील का बार है। जब हम इसको पुल अप्लाई करेंगे, जब हम इसको खींचेंगे, तो क्या होगा, इस खींचने की वजह से इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन लेंथ इंक्रीज होने की साथ साथ आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो लेटरल डायमेंशंस है ये कम हो रही हैं, है ना। अगर हम खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है, लेकिन लेटरल डायमेंशंस कम हो रही हैं, तो इसकी विड्थ भी कम होगी, इसकी थिकनेस भी कम होगी। ठीक है ना। तो पुल लगाने से लेंथ बढ़ी, लेटरल डायमेंशंस दोनों की दोनों डिक्रीज हो जाएंगी। इसका उल्टा अगर हम करें, अगर इस पर कंप्रेशन लगाएं, तो कंप्रेशन लगाने की वजह से क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो लेटरल डायमेंशंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अभी हम पुल लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, विड्थ और थिकनेस डिक्रीज होंगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 22। A rod 20 mm into 20 mm cross section is carrying an axial tensile load of 40 kilonewton. What is the value of tensile stress? तो अगेन यहाँ पर यूनिट मेगा पास्कल में है, तो हमें इस लोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन है, तो 40,000 न्यूटन हो जाएगा ये, और एरिया तो mm स्क्वायर में ही है। ठीक है, तो स्ट्रेस हो जाएगा हमारा P अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 400/4 ये हो जाएगा 100 मेगा पास्कल। सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन सडनली है, तो यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। सडनली एक्ट्स ऑन अ बार ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ 300 mm। मैक्सिमम स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए लेंथ का कोई यूज नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार इज, तो आंसर है मेगा पास्कल के अंदर। तो मेगा पास्कल के लिए हमें इस किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास लोड आ जाएगा ये हो जाएगा 100 इंटू 1000 न्यूटन, और ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एरिया हो जाएगा 100 इंटू 1 सेंटीमीटर में 10 mm, अगले सेंटीमीटर में भी 10 mm, तो 100 इंटू 10 इंटू 10 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो स्ट्रेस हो जाएगा 100 इंटू 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 mm स्क्वायर। ऊपर हो गए हैं 5 जीरो, नीचे हो गए हैं 4 जीरो, बचा 1 जीरो। अच्छा, लेकिन ये सडनली अप्लाइड है तो ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू आएगा, तो ये हो जाएगा 20 मेगा पास्कल। ठीक है, तो स्ट्रेस इज 20 मेगा पास्कल। करेक्ट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 24। When a load is transferred through one surface to another surface in contact, तो 2 surfaces contact में हैं, तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर फोर्स ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, किसी भी तरीके से हो सकती है, टेंशन की तरह से भी हो सकती है, कंप्रेशन की तरह से भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर की भावनाओं को समझना पड़ता है कि ये वाला सरफेस है, सरफेस से सरफेस अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो जहाँ तक है वो पैरेलल ट्रांसफ़र की बात कर रहे होंगे। अब ऐसा अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम, तो उस हिसाब से शीयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वैसी होती इस तरह से तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही हो सकती है। तो अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि एसएससी वगैरह में थोड़े से इलॉजिकल टाइप के आ जाते हैं, जहाँ पर हमें एग्जामिनर की भावनाओं को समझना होता है, तो उस हिसाब से फिर एक्ट करते हुए हमें शीयरिंग स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर जेन्युइनली देखा जाए तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। खैर एनीवेज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड डू नॉट चेंज, तो कोई भी ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड अगर, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक लोड है। तो 2 तरह के लोड हो सकते हैं, स्टैटिक लोड या डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड आते हैं अर्थक्वेक की वजह से या विंड लोड की वजह से,
तो डायनेमिक लोड में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो चेंज हो गया। विंड लोड कभी ऊपर की तरफ ज़्यादा विंड आ रही है, कभी यहाँ पर ज़्यादा विंड आ रही है, तो जो रिजल्टेंट विंड लोड है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। या फिर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन स्टैटिक लोड में ये कुछ भी चेंज नहीं होता, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होगा। तो स्टैटिक लोड में कुछ भी चेंज नहीं होता है, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस टू ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो विल बी 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शियर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल। तो आज की क्लास में हमने देखा था कि शियर स्ट्रेस जो होती है वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एक्ट होगी, या इसको टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस इस तरह से भी हो सकती है, शियर स्ट्रेस इस तरह से भी हो सकती है। इट विल बी पैरेलल या फिर टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शन। तो आज की क्लास में 27 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज की थ्योरी से रिलेटेड थे। तो सारे के सारे 27 क्वेश्चन जो भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले आए हुए हैं या फिर एसएससी जेई में पहले आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।